जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसएम कोचिंग्स में। और आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेंस मेकर के सूत्र को डिस्कस कर लिया है, पतले लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र को डिस्कस कर लिया है और प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र को भी डिस्कस कर लिया है। और ये भी उसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें और उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये उन सब से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना होगा। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो चीजें थोड़ा दिक्कतें करेंगी, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि वीडियो में अंत तक बने रहें और बहुत धैर्यपूर्वक देखने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में सॉल्व किया गया है। पहला पार्ट हमारा रहेगा चित्र को लेके, पहले हम चित्र को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में क्या थ्योरी लिखनी है, और उसके बाद हमारा आएगा डेरिवेशन। तो ड्राइव करना बहुत इजी है, इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होगा, इसके चित्र को बहुत अच्छे से समझना होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, क्वेश्चन हमारा है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो चित्र को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि चित्र में अभी हमने कोई नाम नहीं लिखा है, यहां पर देख लेंगे S1 S2 एक गोली अवतल पृष्ठ है। चित्र में S1 S2 एक गोली अवतल पृष्ठ है और ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है। दो माध्यमों को अलग कर रहा है का मतलब बाहर जहां विरल माध्यम है, मान लीजिए यहाँ का अपवर्तनांक N1 होगा, यहाँ का अपवर्तनांक N1 होगा, और अंदर जहां सघन माध्यम है, मान लीजिए यहाँ का अपवर्तनांक N2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस गोलीय अवतल पृष्ठ के इधर का जो माध्यम है वो विरल है और इधर का जो है वो सघन है। ये सारी चीजें पहले ही क्लियर करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे इसमें अपवर्तन का नियम भी लगना है। तो उसके लिए देखिए होगा क्या, देखिए ये एक गोली अवतल पृष्ठ है। तो गोली अवतल पृष्ठ है तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी। तो हमने मान लिया कि ये इसका वक्रता केंद्र है। हमने क्या मान लिया? ये इसका वक्रता केंद्र है और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु O है जहां पर एक वस्तु रखी हुई है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु हमने ले लिया P, जिसको हम लोग ध्रुव भी बोलते हैं। अब क्या होगा, देखिए बिंदु O से एक प्रकाश किरण चलती है और मान लीजिए ये प्रकाश किरण OA, ये प्रकाश किरण कौन सी है? OA। तो इधर से जब ये यहां पर पहुंचती है तो देखिए जैसे ही ये इस जगह पर पहुंचती है, इस तल पर पहुंचती है, तो होता है क्या, प्रकाश किरण विरल माध्यम से आ रही थी, अब कहां जाएगी? सघन माध्यम में जाएगी। प्रकाश किरण विरल माध्यम से अब कहां जाएगी? सघन माध्यम में। तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है? अपवर्तन का नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमारे पास अभिलंब है ही नहीं, तो पहले हम अभिलंब बनाते हैं। तो देखिए गोलीय अवतल पृष्ठ में अभिलंब कहीं पर भी आप बनाइए वो केंद्र से होकर ही गुजरेगा। तो इसका मतलब इसका अभिलंब इस केंद्र से होकर गुजरेगा। तो ये हमने मान लिया, ये इसका क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। इसको अगर हम नाम देना चाहें तो AF या CF हम कह सकते हैं। ये क्या है? हमारा अभिलंब है। तो देखिए अभिलंब जो होता है वो तल के सदैव लंबवत होता है, ठीक है। और हमने यहां पर क्या बताया? हमने बताया कि जब OA प्रकाश किरण इस तल से टकराएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ठीक है, इस प्रकाश किरण को हम क्या करेंगे? अभिलंब की ओर हल्का सा बेंड कर देंगे। देखिए इसको जाना चाहिए था, ये जो ऐसे आ रही थी इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, अब ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अब ये कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। अब देखिए जब ये प्रकाश किरण, इसको F दिया है नाम, इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, मान लीजिए B नाम दे दिया, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया? B नाम दे दिया। ये कोण जो हमारा है, ये कोण कितना है? ये कोण है अल्फा। ये कोण कितना है? अल्फा है। देखिए ये आपतित प्रकाश किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं कोण I। उसे क्या कहते हैं? कोण I कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे चित्र में, यहां पर हम क्या लिखेंगे? चित्र में
कोण OAC, चित्र में कोण OAC बराबर कितना है, I है। हमने क्या बना लिया, कोण OAC बराबर कितना बना लिया, I बना लिया। उसके बाद फिर देखिए हमको आपतन कोण तो मिल गया, अपवर्तन कोण कितना होगा, देखिए अपवर्तन कोण होगा R, अपवर्तन कोण कितना होगा, R होगा। यहां पर जो अपवर्तन कोण मिलेगा वो कितना मिलेगा, R मिलेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर हमें उसे देखना हो तो देखिए कैसे मिलेगा, ये जो AB है, ये हमारी जो प्रकाश किरण कौन सी है, AB, ये आगे गई है। इसी प्रकाश किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं, देखिए इसको हमने लिख लिया कि I है, अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि ये ज्यादा संख्या अपनी नाम वहां पर दर्ज कराए, ताकि समस्या ना हो समझने में, तो हम इसको मिटा देंगे। अब AB जो आगे जा रही है, इसको जब हम पीछे की तरफ लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये कुछ इस जगह पर आके मिल जाती है। ये कहां पर आके मिलती है, ये बिंदु, इस बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु I, इस बिंदु को क्या मान लेंगे, बिंदु I, और इस जगह पर ये आकर मिलती है। देखिए और ये हमारा कोण बन जाएगा कोण बीटा, ये कोण कौन सा बन जाएगा, कोण बीटा, और ये वाला कोण कौन सा रहेगा, कोण गामा। अब एक चीज देखिए, ये हमारी आपतित प्रकाश किरण है, इधर R बन रहा था तो इधर भी कितना बनेगा, इधर भी कोण R ही बनेगा। जितना कोण ऊपर बनेगा उतने कोण नीचे बनेगा। हमने आपको एक बार बताया है, कई बार बताया है कि अगर हम इस तरीके से दो लाइन खींच दें तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये वाला भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये तो सीधे जा रही थी और ये वाली ऐसे गई है, तो इसका मतलब BA और ये वाला जो I है, ठीक है, ये किसमें है, ये एक सीध में होंगे। तो इस हिसाब से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये कोण R है तो ये कोण भी R ही हो जाएगा। यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया गामा। तो जो भी चीजें लिखनी है वो हम लिख भी लेते हैं यहां पर। हम यहां पर लिखेंगे तथा, देखिए यहां पर तो हमने क्या लिख लिया, OAC बराबर कितना हो गया, I हो गया, तथा क्या लिखेंगे, IAC, कोण IAC, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कोण R के। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कोण R के। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल चित्र को समझा रहे हैं, चित्र पे डिस्कस कर रहे हैं। चित्र समझ में आ गया, फिर सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं। देखिए एक प्रकाश किरण यहाँ पर गई, अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद जब हमने उसको पीछे बढ़ाया, मान लीजिए इसको हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया तो डॉटेड दिखा देते हैं, और वो मुख्य अक्ष को कहां काट रही है, I पर काट रही है। तो हम मान लेंगे कि इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, बिंदु I पर बनेगा। तो एक चीज ये हम क्लियर कर लेते हैं, जो ये AB को जो हमने पीछे बढ़ाया तो उसने मुख्य अक्ष को कहां पे काटा, I पे काटा, और इधर से चलने वाली प्रकाश किरण वो ऐसे जा रही थी, तो दोनों प्रकाश किरण जहां पर मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब बनने के बाद मान लीजिए यहां पर हम एक लंब डाल लेते हैं, यहां पर हम क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे, और इस बिंदु को नाम दे देंगे बिंदु N। इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, बिंदु N। तो अब समझिए N और P के बीच जो दूरी है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ है उसका कर्व बहुत ही कम है, उसका मुड़ाव बहुत ही कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि P से N के बीच की दूरी बहुत ही कम है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि PC बराबर होगा NC के, जो PC है वो बराबर होगा NC के। तो इस N और P में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो चाहे हम PC लिखें चाहे NC लिखें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग एक जैसे ही होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, चित्र हो गया। अब हम बात करेंगे थ्योरी की, कि इसमें हम किस तरीके से थ्योरी लिखेंगे। तो चलिए थ्योरी को डिस्कस करते हैं। चित्र को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया है, अब समझने की बारी है थ्योरी की, कि थ्योरी क्या लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी भी इसका एक इंपॉर्टेंट। थ्योरी लिखने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। अभी हमने बड़ा बनाया था, अब साइड में छोटा चित्र बना लिया है ताकि थ्योरी भी आप समझ सके क्या है। तो देखिए थ्योरी में लिखना होगा कि माना SPS' एक गोली अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को, दो अलग अलग माध्यमों को अलग करता है। देखिए यहाँ पर ये वायु है, यहाँ पर ये कांच है, हमने मान लिया है। इसका अपूर्णांक N1 है, इसका अपूर्णांक N2 है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो अब होगा क्या, जैसे ही
बिंदु O से कोई प्रकाश किरण A पर पहुंचेगी। जैसे ही वो बिंदु A पर पहुंचेगी तो अब प्रकाश किरण चूंकि एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर अभिलंब कौन है? अभिलंब तो FAC ये हमारा अभिलंब है। कैसे आया वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी तथा दूसरी प्रकाश किरण जो चलेगी वो OP वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो अब ये बिना विचलित हुए सीधे निकल गई और इसका हो गया अपवर्तन, यानी ये उधर सीधे जा रही है और ये इधर सीधे जा रही है। तो जब दोनों आगे चली जाएंगी तो फिर मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी नहीं तो फिर O का प्रतिबिंब बनेगा नहीं। हमको तो प्रतिबिंब बनाना है। तो इसमें एक और कंडीशन होती है कि अगर भाई कोई प्रकाश किरण आगे जा रही है और नहीं मिल पा रही है तो उसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो देखिए AB को हमने क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ाया और वो पीछे आते आते जिस किसी बिंदु पर मुख्य अक्ष को काट दे, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, जिस किसी बिंदु पर मुख्य अक्ष को काट दे, समझ लीजिए उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर काटा है उसको हमने क्या मान लिया, बिंदु I मान लिया। आपको थ्योरी में सिर्फ इतना ही लिखना है, समझ लीजिए आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं डेरिवेशन पर, देखते हैं कि डेरिवेशन में क्या करना है। देखिए डेरिवेशन को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हमने अभी अभी जब इसके चित्र पे बात की थी, जब इसके फिगर को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। वो ये कि चित्र के अनुसार कोण OAC बराबर I के तथा कोण IAC बराबर R के, आप उसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, जब ये दोनों चीज़ें मिल गई तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, बहिर्ष कोण का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी त्रिभुज में एक बहिर्ष कोण का सूत्र होता है, उसके देखिए उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक ऐसे त्रिभुज बना हुआ है जिसका कोण ये मान लीजिए गामा है और ये कोण बीटा है और ये कोण R है, तो अगर हमें इस गामा कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये गामा कोण की वैल्यू जो होगी वो इस बीटा और इस R कोण के बराबर होगी। इन केस कोई दूसरा अगर हम देख लेते हैं, इस तरीके से है, ये गामा है और ये अल्फ़ा है, ये I है, तो इसमें क्या होगा, ये जो गामा होगा, ये गामा इस अल्फ़ा और इस I के योग के बराबर होगा। यानी गामा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस I, इस तरीके से। तो ये हमारा बहिर्ष कोण हो गया और ये इसके विपरीत के दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर हो जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और वही हम इस चित्र में यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे चित्र में, लिखेंगे चित्र में कुछ दूरियां हम पहले ले लेते हैं। देखिए जैसे P से C तक की दूरी, तो हमने आपको ये भी पहले बताया है कि PC बराबर माइनस का R हो जाएगा। PC बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का R हो जाएगा। R क्यों, वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता त्रिज्या R ही होती है। P से I, PI क्या होगा, PI देखिए I क्या है, I है प्रतिबिंब की दूरी। I क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो हम लिखेंगे PI बराबर माइनस का V हो जाएगा। देखिए प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो PI बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का V। और PO बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का U। देखिए PO क्या है, वस्तु की दूरी। इस मुख्य बिंदु से या ध्रुव से वस्तु की दूरी को ही तो हम U कहते हैं। तो इसीलिए हमने PO बराबर क्या लिख दिया, माइनस का U। ये हो गया। अब देखिए ये सारी चीजें तो हमको मिल गई। अब हम लिखेंगे चित्र में अगर हम इसको देखें, चित्र में OAC में, तो लिखेंगे चित्र में त्रिभुज OAC में। तो OAC में हम क्या देख रहे हैं, देखिए OAC का
सीन कुछ इस तरीके से है कि अगर हम इसमें निकालें कोण गामा, क्या निकालें? कोण गामा। तो देखिए कोण गामा बराबर किसके होगा? हमने अभी अभी बताया कि इस कोण के और इस पूरे कोण के योग के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, पूरा कोण। ठीक है, हमने इसको पहले बता रखा है। तो कोण गामा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई। गामा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई। तो अगर हम यहां से देखिए आई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गामा तो वैसे ही रहेगा, ये अल्फा बराबर के उधर जाएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो गया? गामा माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लीजिए, इसी के साइड में अब हम दूसरे त्रिभुज पे अगर बात करें तो दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है? त्रिभुज है आई ए सी। कौन सा त्रिभुज है? आई ए सी। आप इसको सॉल्व करने से पहले एक बड़ा सा चित्र बना के रख लीजिएगा ताकि उसमें चीजें आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इसमें क्या होगा? त्रिभुज आई ए सी में, जब त्रिभुज आई ए सी में देखेंगे तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस तरीके वाला। ये गामा है और ये बीटा है और ये आर है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में क्या होगा? कोण गामा बराबर बीटा प्लस आर के, और अगर हम आर बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा, ये हमको मिल गया कोण आर। ठीक है, हमने अभी इनको कोई समीकरण का नाम नहीं दिया है। तो इस तरीके से हमको आई भी मिल गया और आर भी मिल गया। जब हमको आई और आर मिल गया तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर लगाएंगे स्नेल का नियम। तो हम लिखेंगे स्नेल के नियम से। क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम से। तो देखिए स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। जाहिर सी बात है। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी आपको हिंदी लिखनी होगी, वो आप हिंदी लिख लीजिए। देखिए चूंकि कोण अत्यंत छोटे हैं, अतः साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर हम लोग रख सकते हैं। जब कोण बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो हम साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर रख लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा n1 आई या n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। ये हो गया। अब यहां पर देखिए, अब इसके आगे क्या होगा? अगर हम देखें तो I की वैल्यू हमको यहां मिली हुई है और R की वैल्यू हमको यहां मिली हुई है। अब हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 रहा होगा और ये समीकरण 2 रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि I तथा R का मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर रख देते हैं। आई व आर का मान कहाँ से रखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से रखने पर। तो देखिए n1 तो वैसे ही रहेगा, n2 आई बराबर क्या है? देखिए आई बराबर है गामा माइनस अल्फा। आई बराबर क्या है? गामा माइनस अल्फा। ये किसके बराबर है? ये आई के बराबर है। इज इक्वल टू n2 और इधर क्या है? आर। आर बराबर क्या आया है? गामा माइनस बीटा। तो हम रख देंगे गामा माइनस बीटा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा?
इसका इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, गामा गामा एक पास कर लो, तो जब हम गामा गामा एक पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा और माइनस n1 गामा। ये हो गया। इधर तो कुछ होने वाला नहीं है, इधर गामा कॉमन मिलेगा तो हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू गामा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n2 माइनस n1। ये हो गया। ये हो गया समीकरण 3। यहाँ तक क्या हो गया, समीकरण 3। देखिए समीकरण 1 वहाँ पर बना, समीकरण 2 ये बना, और यहाँ पर हमने क्या बना लिया, समीकरण 3 बना लिया। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 हमको मिल गया है। अभी देखिए बीटा अल्फा और गामा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमको बीटा अल्फा और गामा की वैल्यू नहीं पता है। तो देखिए यहां पर फिर से वही लिखेंगे, चूंकि कोण अत्यंत छोटे, कोण कैसे हैं, अत्यंत छोटे हैं, अतः अल्फा बराबर हम tan अल्फा रख सकते हैं। अल्फा बराबर क्या रख सकते हैं, tan अल्फा। बीटा बराबर हम tan बीटा रख सकते हैं, तथा गामा बराबर हम tan गामा रख सकते हैं। ठीक है ना। तो रखने पर हमने क्या कर लिया, अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा रखने पर क्या हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में देखिए जहां पर अल्फा है वहां पर हम क्या रख देंगे, tan अल्फा रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो लिख दिए उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, उपरोक्त मान कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, इधर का मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं समीकरण 3 क्या है। देखिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू गामा n2 माइनस n1। यही तो है। तो हम क्या करेंगे, n2 इंटू ये जो बीटा है, क्या है बीटा, बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, tan बीटा। तो बीटा की जगह हम क्या रख देंगे, tan बीटा माइनस n1, तो n1 ही रहेगा। अल्फा है ना, तो अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, tan अल्फा। तो अल्फा की जगह हम क्या रखने वाले हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू, गामा की जगह क्या रख देंगे, tan गामा। गामा की जगह क्या रख देंगे, tan गामा, और अंदर क्या रहेगा हमारा n2 माइनस n1। ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है, n2 इंटू tan बीटा। tan बीटा हम कहाँ से लाएंगे, देखिए यहाँ पर देखें बीटा कोण कहाँ पर है, ये कोण हमारा क्या है, बीटा कोण है। तो इसका मतलब अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, त्रिभुज बनेगा I A और N, यानी ये हमारा कोण बनेगा। और इसमें tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब तो h है, लंब कितना है, देखिए a से n तक की दूरी कितनी है, h है। तो लंब कितना हो गया, h हो गया, और बटे आधार कितना हो गया, P से लेके I तक की दूरी, यही हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो हमारा आधार क्या हो गया, PI। देखिए यहाँ पर जो ये त्रिभुज बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप अगर देखने का प्रयास करें, ये हमारा कोण बीटा है और ये h है और ये P है और ये I है। तो इस केस में अगर हम tan बीटा लगाएंगे तो लंब बटे आधार ही हो जाएगा, जिसमें लंब हो जाएगा h जो ऑलरेडी हमने h लिखा हुआ है, और आधार हो जाएगा PI जो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लंब बटे आधार। चलिए उसके बाद देखते हैं माइनस n1, तो n1 लिख लेंगे, इंटू
tan अल्फा। अब क्या लिखने वाले हैं, tan अल्फा। देखिए उसी केस में अगर ये कोण अल्फा होता, तो अगर ये कोण अल्फा होता तो त्रिभुज कौन सा होता, OAN या OAP, और इस केस में लंब तो H ही रहता जो ऑलरेडी है, तो लंब H ही रहता, तो यहां पर भी हम लंब H ही रख देंगे अपॉन आधार क्या होगा, देखिए आधार यहां से यहां तक की दूरी होगी, मतलब P से O तक की दूरी जो होगी ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो ये P से O तक की दूरी क्या हो गई, आधार हो गई, इज इक्वल टू, फिर देखिए tan गामा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, tan गामा, ये छोटा सा कोण है ये वाला, लंब इसके लिए सेम रहेगा, तो लंब इसके लिए भी H रहेगा, लेकिन आधार इसके लिए रहेगा P से C। आधार कितना रहेगा, P से C, तो ये आधार कितना हो जाएगा, PC, और अंदर क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पर N1 है तो उसको मेंशन कर लीजिएगा। अब ये हो गया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी H है, इसमें भी H है, तो इधर H कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए। तो इधर हमने H क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, N2 अपॉन PI। PI कितना है, देखिए PI है माइनस का V, PI कितना है, माइनस का V, माइनस N1 अपॉन PO, PO कितना है, माइनस का U, इज इक्वल टू H तो वैसे ही रहेगा अपॉन PC, PC कितना है, माइनस का R, और अंदर क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1। यहां तक सब कुछ ओके चल रहा है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं। देखिए ये H और ये H क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए ये इसके बटे में आएगा और भाग हो जाएगा। क्योंकि हम इंटरमीडिएट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फिर होगा क्या, देखिए अगर इस माइनस को हम इधर भेज दें तो देखिए ये इधर जाएगा, इस माइनस से गुणा करेगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा N2 अपॉन V माइनस, यही माइनस जब इसके साथ गुणा करेगा, सॉरी इसके साथ गुणा करेगा तो इसको भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा, लेकिन ये वाला माइनस तो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, तो ये माइनस वैसे ही रहेगा, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया तो इसका काम मान लीजिए खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, N1 अपॉन U इज इक्वल टू, अब ये तो उधर चला गया था ना तो इसका भी काम खत्म हो गया, तो बचा क्या, N2 माइनस N1 अपॉन R। इस माइनस का काम खत्म हो गया क्योंकि ये उधर जाके उधर वाले माइनसों को प्लस बना चुका है। ठीक है, ये हो गया। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक तो हमारा यही फार्मूला होता है, लेकिन अगर कभी कभी घुमा के दे देता है कि आप इतना सिद्ध कीजिए, तो जब उतना सिद्ध करने के लिए कहे तब आप क्या करेंगे। देखिए जब इतना सिद्ध करने के लिए कहे तो आप सीधे सीधे पूरे समीकरण को लिख दीजिए, पूरे समीकरण को N1 से भाग करने पर, किसे भाग करेंगे, N1 से भाग करेंगे। ठीक है, तो जब N1 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहां पर है N2 अपॉन N1 अपॉन V, ये हो गया, माइनस N1 अपॉन N1 अपॉन U, ये हो गया, इस इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 और अपॉन R। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, पूरे समीकरण को N1 से भाग किया, तो इस N2 के नीचे N1, इस N1 के नीचे N1 लिखा हुआ है, N2 के नीचे N1, N1 के नीचे N1, इस N2 के नीचे N1 और इस N1 के नीचे N1 लिख दिया। देखिए N1 N1 कैंसिल हो गया, N1 N1 कैंसिल हो गया। जब ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई तो देखिए क्या बचा, N2 अपॉन N1, ये किसके बराबर होता है, N के बराबर होता है, तो हमने लिख लिया N अपॉन नीचे क्या है V माइनस N1 N1 कट गया, कितना आया 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा अपॉन R।
तो ये प्रूव करने के लिए कभी कभी दे देता है, तो आप इसको इस तरीके से प्रूव कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है बहुत इजी, लेकिन अगर आप इसके चित्र को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे और जो भी तरीका बताया गया उसको फॉलो करेंगे तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत रह गई है, कोई कमी रह गई है तो आप बताइएगा, तो हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे या दोबारा इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।